साल पहले एक बूढ़ा अपने पोते अजय के साथ रहा करता था और अजय की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें कभी भी कोई चीज तुम्हारे हिस्से की नहीं दी। क्या पता भगवान मुझे माफ भी करेगा या नहीं। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए दादाजी, आपका साथ ही मेरे लिए काफी है। मेरे माँ बाप भी मेरा उतना ख्याल नहीं रख पाते जितना आपने रखा है। इसीलिए मैं तुम्हें शहर के मेले में घुमाने लेकर चलूंगा। हुर्रे! दादाजी, मैं वहाँ जाकर बुढ़िया के बाल खाऊंगा। अजय अपने दादाजी के साथ गांव के मेले में चला गया, लेकिन वहाँ जाकर अजय के दादाजी को एक दरबान ने बाहर गेट पर ही रोक दिया। अरे ओ भिखारी, अंदर कहाँ चल दिए बिना किसी इजाजत के? तुम्हें पता नहीं है क्या कि अंदर गरीबों का जाना मना है? चलो फुटो इधर से। अरे भाई, यही बात तुम मुझसे शांत तरीके से भी कह सकते थे। दादाजी, क्या हम अंदर नहीं जा सकते? मुझे अंदर जाना है। मुझे तुम पर हाथ उठाने पर मजबूर मत करो, चले जाओ, जाओ यहाँ से। अजय के दादाजी अजय को लेकर उस मेले से दूर हो गए। वहीं उन्हें उनके गांव के बलवीर मिले, जो उसी मेले में एक साहब के घर चपरासी का काम किया करते थे। अरे बूढ़े बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस मेले में हमारे गांव का कोई नहीं आया है। क्या बताऊं बच्चे, मैं अपने पोते को यहाँ घुमाने लेकर आया था और वहाँ का दरबान मुझसे बदसलूकी करने लगा। तुम चिंता ना करो, बच्चे को बुढ़िया के बाल ही खाने हैं ना, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो मेरे साथ। मेरे मालिक बड़े दयालु हैं, अमीरों की तरह रहते जरूर हैं, लेकिन गरीबों की बड़ी मदद करते हैं। चलो। बलवीर उन्हें लेकर अपने अमीर मालिक के पास चले गए। उस आलीशान घर को देखकर अजय और उसके दादाजी दोनों खुश हो गए। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। जिसका घर इतना बड़ा है उसका दिल तो बड़ा होगा ही बेटा। दादाजी, वो ऊपर देखिए, वो चमकता हुआ क्या है? बेटा, इसे झूमर कहते हैं। ये बिजली से चलता है और बड़े अमीरों के घर में होता है। ये मुझे भी चाहिए। क्या आप मुझे झूमर दिलवा सकते हैं? अजय अपने दादाजी से बात कर ही रहा था कि वहाँ पर उस आलीशान घर का मालिक यानी ठाकुर वीरभद्र आ गए। अरे बलवीर, ये लोग कौन हैं? तुम इन्हें अंदर लेकर आए क्या? मालिक, ये मेरे गांव के कुछ मेहमान हैं जो मुझसे मिलने आए हैं। इस बच्चे को बुढ़िया के बाल खाने थे, बस इसीलिए। इनकी सारी जरूरतें पूरी करके इन्हें घर की दाल मखनी खिलाकर भेज देना। नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे वो ऊपर लगा हुआ झूमर चाहिए, बस। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बेटा, वो हमारा खानदानी झूमर है, तुम और कुछ ले जाओ। आप बच्चे की बात का बुरा मत मानिएगा। लेकिन वो झूमर की जिद पकड़कर ही बैठे रह गया। सब अपने अपने घर जा चुके थे। मुझे चाहिए मतलब चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, आप जो चाहे कर लो, लेकिन मुझे वो चाहिए ही चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक बड़ा और अच्छा सा झूमर तुम्हें मैं बना कर दूंगा। तुम उसकी चिंता मत करना। अजय की जिद के कारण उसके दादाजी ने घर के पास वाली जमीन से कुछ चीनी मिट्टी निकाली और कांच के टुकड़ों के साथ एक अच्छा सा मिट्टी का झूमर बनाकर तैयार कर दिया। आधा झूमर बना ही था कि वहाँ की चीनी मिट्टी खत्म हो गई। ये हो गई मेरी आधी मिट्टी की झूमर तैयार। बस इसमें खूबसूरती की कमी लग रही है। मैं और इसमें क्या जोड़ दूं? कांच के टुकड़े भी कम हैं और चीनी मिट्टी भी कम है। इस जंगल के आगे जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। अजय के दादाजी उस जंगल में पैदल ही चलते हुए आगे चले गए और वहाँ जाकर देखा कि उनका बचपन का दोस्त, जो कि बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका है, वहीं जंगल के किनारे पर बैठकर रो रहा है। हमेशा भगवान मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मैं ना चाहते हुए भी मुसीबत में रहता हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं इसी चपेट में हूँ। नरेंद्र को रोता देख अजय के दादाजी उसके पास चले गए और कहने लगे, नरेंद्र, तुम यहाँ?
आखिरी बार तुमसे मुलाकात एक दावत में हुई थी, तब तुम कितने हट्टे कट्टे थे। अकेले ही 35-35 पूरियां खा जाते थे, और अब तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम इतने कमजोर दिख रहे हो और रो क्यों रहे हो? तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई दोस्त। मैं क्या बताऊं मेरा हाल। मुझे मेरे बुरे कर्मों का श्राप मिला है। लोगों के साथ छल और कपट करने की वजह से ये श्राप है कि मैं किसी भी मिट्टी को छू दूंगा तो वो मिट्टी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, लेकिन वो मिट्टी मुझे दिखाई नहीं देगी। ऐसा श्राप लग गया। मेरे पास ये झूमर है, इस मिट्टी को तुम छू दो और इससे इच्छा पूर्ति बना दो। तुम नहीं देख सकते, लेकिन हम तो देख सकेंगे ना। इससे हमारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। लेकिन रुको, इस आधे झूमर को मुझे पूरा बनाने दो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा दोस्त, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। हम हमारी गरीबी इससे दूर कर देंगे। और वैसा ही हुआ। अजय के दादाजी ने झूमर को पूरा बना दिया और उनके दोस्त नरेंद्र ने उसमें अपने पाए हुए वरदान का इस्तेमाल किया। जैसे ही नरेंद्र ने उस मिट्टी के झूमर पर हाथ लगाया, उसमें एक रोशनी आ गई और मिट्टी का झूमर चमक उठा। लेकिन नरेंद्र अब उस मिट्टी के झूमर को देख ही नहीं पा रहा था। ये हुई ना बात नरेंद्र, मेरा पोता इस मिट्टी के झूमर से बहुत खुश होगा। लेकिन याद रहे, इस मिट्टी का जिस किसी ने भी गलत इस्तेमाल किया वो हमेशा के लिए मेरी तरह श्रापित हो जाएगा। हम इस झूमर का केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, तुम चिंता मत करो। अजय के दादाजी और नरेंद्र अजय को मिट्टी का झूमर दिखाते हैं। अजय मिट्टी का झूमर देखकर एकदम खुश हो जाता है। वाह दादाजी, आपने इतना अच्छा झूमर बना दिया। मैं हमेशा आपको प्यार करता रहूंगा। आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया करना है तो इनका करना। ये मेरे दोस्त हैं, इनकी मदद से ही ये झूमर बनकर तैयार हुआ है। बेटा, ये कोई मामूली झूमर नहीं है। तुम इसके सामने जो भी कह दोगे ये तुम्हें ला कर दे देगा। क्या सच? तो मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या ये मुझे आइसक्रीम लाकर देगा? तुम मांग कर तो देखो। तो झूमर, तुम मुझे आइसक्रीम दे दो। झूमर चमक उठा और उसमें से कई सारी आइसक्रीम निकलने लगी। वाह, ये तो सच है। अब मैं इस चीज का सही उपयोग करूंगा। अजय और उसके दादाजी उस इच्छा पूर्ति झूमर से अपनी मांगे मांगने लगे। आज ठंड बहुत ज्यादा है, सारे गरीब बेसहारा यूं ही परेशान है। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। हे इच्छा पूर्ति झूमर, मुझे गरीबों के लिए गर्म कपड़े दो। उस मिट्टी के झूमर ने कई सारे कंबल और चादर उन्हें अपने चमत्कारी शक्तियों से दे दी। धीरे धीरे अजय और उसके दादाजी सबकी ऐसे ही मदद करने लगे। लेकिन ये बात उस ठाकुर को हजम नहीं हुई। लोग बाग अजय और उसकी मिट्टी के झूमर की तारीफें करने लगे। तब ठाकुर ने साजिश रची। वो 2 कौड़ी का बुढ़ा हमारे घर भीख मांगने आया था और आज उसके पास इतना सब कैसे है? ये सब उस मिट्टी के झूमर का कमाल है। चलो उस झूमर को चुरा ले और देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। ठाकुर और उसका नौकर दोनों ही चुपके से अजय के घर चले जाते हैं और उस जादुई मिट्टी के झूमर को चुरा लेते हैं और ठाकुर उस मिट्टी के झूमर को अपने घर में लगा देता है। अब मैं इस झूमर के सामने अपनी इच्छा प्रकट करूंगा। देखता हूँ क्या है ये चीज। हे इच्छा पूर्ति झूमर, मुझे खूब सारा सोना दे दो ताकि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। झूमर तेज रोशनी से चमक उठा और ठाकुर के घर में पड़े सारे कीमती सामान जैसे कि सोना, हीरा, झूमर अपने अंदर खींचने लगा, जिसे देखकर ठाकुर बहुत परेशान हो गया और रोने लगा। ये कैसे हो गया? ये अचानक क्या हो गया? मेरा घर खाली हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ठाकुर के घर अपना मिट्टी का झूमर ढूंढते हुए अजय के दादाजी और नरेंद्र आ गए। मुझे पहले से पता था कि तुम बस बाहर से दयालु हो, अंदर से पूरा कोयला। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ करो, मुझे माफ कर दो। अजय के दादाजी और नरेंद्र अपना जादुई मिट्टी का झूमर लेकर
वहाँ से चले जाते हैं और लोगों की मदद करने लगते हैं। रामू हलवाई मलकापुर गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू सुबह को जलेबियां तोड़ता और शाम को समोसे बनाता। वो जलेबी और समोसे के साथ में मिठाइयाँ भी बेचता था। दोपहर में उसका बेटा गोलू और उसकी बेटी मीनू स्कूल से लौटते समय दुकान पर आ जाया करते। पिताजी, आज गोलू के सिर पर कौवे ने पॉटी कर दी। पिताजी, आज मैडम ने मीनू की चोटी पकड़कर खूब पिटाई लगाई। ये क्लास में पीछे बैठकर अपनी सहेली के साथ मोबाइल में फैशन शो देख रही थी। पिताजी, ये झूठ बोल रहा है। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, घर जाओ और अपनी माँ से कहना रसगुल्ले की चाशनी बनाकर तैयार रखे। शाम को जब रामू घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी खटिया पर बेसुध पड़ी है और बच्चे उसके ऊपर हवा कर रहे हैं। क्या हुआ, अभी तक चाशनी नहीं तैयार की? अरे भाई, सेठ जी के यहाँ से 5 किलो के रसगुल्लों का ऑर्डर आया है। गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है। कितने दिन से कह रही हूँ कि एक कूलर ले आना, बिना कूलर के मुझसे काम नहीं होगा। रामू को मजबूरी में एक कूलर खरीद कर लाना पड़ता है। मैं कूलर के सामने सोऊंगा। तेरा कच्चा उड़ जाएगा, तू रहने दे, मैं कूलर के सामने सोऊंगी। अब रामू की पत्नी आराम से कूलर की हवा में चाशनी और मिठाई वगैरह का सामान तैयार करती। एक दिन पड़ोस वाली पिंकी रामू के घर आती है। भाभी जी, घर पर ससुराल से थोड़े मेहमान आ गए हैं। हमारे घर चीनी खत्म हो गई है, थोड़ी सी चीनी दे दीजिए, कल शाम को वापस कर देंगे। हाँ, मैं अभी लाती हूँ, तुम बैठो। पिंकी को रामू के घर नया कूलर आया देखकर बहुत जलन होती है। हम अपने घर गर्मी में मरे जा रहे हैं और यहाँ ये लाड साहबनी कूलर में बैठी रहती हैं। तभी रामू की पत्नी चीनी लेकर आती है। लो पिंकी, चीनी और बढ़िया सी चाय बनाकर मेहमानों को पिलाना। रात में जब मेहमान चले जाते हैं तो पिंकी अपनी सास से कहती है, अम्मा जी, रामू के घर कूलर आ गया है। पूरे गांव भर में किसी के घर कूलर नहीं है। ये रामू कभी हमारे घर नौकर हुआ करता था, अब तो खूब कमाई कर रहा है मिठाई बेचकर। तू ऐसा कर, कल जब चीनी वापस लौटाने जाए तो चीनी में मच्छर मारने वाला स्प्रे छिड़क देना। अगले दिन पिंकी चीनी में खूब सारा मच्छर मारने वाला स्प्रे छिड़क देती है और रामू की पत्नी के पास चीनी वापस देने जाती है। लीजिए भाभी जी, चीनी। रामू की पत्नी उस चीनी का उपयोग जलेबी की चाशनी बनाने में कर लेती है। अगले दिन हमेशा की तरह रामू की दुकान पर जलेबी खरीदने वालों की भीड़ लगती है और लोग खूब जमकर जलेबियां खाते हैं। जलेबियां खाते ही लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। लोगों को उल्टी और दस्त होना शुरू हो जाते हैं। रामू, तूने जलेबियों में क्या मिला दिया? इसने हमें जान से मारने की कोशिश की, मारो इसे। लोग रामू की खूब धुनाई करते हैं, उसकी दुकान तोड़ देते हैं और मिठाई वगैरह सब फेंक देते हैं। रामू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तुम्हारे पति की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, रिकवर होने में काफी समय लगेगा। रामू का सारा धंधा चौपट हो चुका था। रामू की पत्नी को घर का खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ रहा था। गोलू और मीनू की पढ़ाई भी छूट गई। मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ, ये मुझे अपनी पैंट में मिला। इधर ला 10 रुपए, सब्जी आएगी इसकी, आइसक्रीम नहीं। मैं नहीं दूंगा। देगा कैसे नहीं। गोलू की माँ गोलू को पकड़ने दौड़ती है और गोलू भागता है। गोलू गिर पड़ता है और 10 का नोट उड़कर कूलर के पीछे से कूलर में चला जाता है। कूलर के आगे से एकदम हजारों नोटों की बौछार हो जाती है। ये कैसे हुआ? मीनू अपने पर्स से एक 100 का नोट निकाल कर लाती है और कूलर में डालती है। आगे से कूलर की हवा के साथ
हजारों 100 के नोट निकल पड़ते हैं। लगता है ये जादुई कूलर है जिसके पीछे से एक नोट डालो तो हजारों नोट निकल पड़ते हैं। जादुई कूलर से 1 लाख इकट्ठे करके वे लोग रामू को दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। रामू कुछ महीनों में स्वस्थ होकर घर लौट आता है। हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। भले ही जादुई कूलर हमारे पास है, लेकिन मैं फिर भी हलवाई की दुकान दोबारा खोलूंगा और मेहनत से पैसे कमाऊंगा। जादुई कूलर की बात पिंकी और उसकी सास को पता लग जाती है। अगर वो कूलर हम चुरा लें तो मजा ही आ जाए। एक रात जब रामू का परिवार सो रहा था तो पिंकी और उसकी सास चुपके से रामू के घर में घुस गए। बहू, जल्दी से इसमें पैसे डाल, फिर हम एक ही रात में अमीर हो जाएंगे। पिंकी कूलर में पीछे से कई सारे नोट डालती है। कूलर से एकदम बहुत तेज गर्म हवा निकलती है। पिंकी और उसके सास के मुंह जल जाते हैं। लगता है तूने कोई गड़बड़ कर दी, फिर से डाल पैसे। पिंकी दोबारा कूलर में पैसे डालती है। कूलर से आवाज आती है, मैं लालची लोगों की मदद नहीं करता। तुमने अपने लालच को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, अब परिणाम भुगतो। कूलर से नुकीले तीर निकलते हैं। भागो! पिंकी और उसकी सास भागते हैं और तीर उनकी पीठ में भुग जाते हैं। पिंकी परेशान होकर रामू के घर कूलर वापस दे आती है। माफ कर दीजिए भाभी जी, हमने आपका जादुई कूलर चुराया और इसका परिणाम भी भुगत लिया। तभी तो कहते हैं लालच बुरी बला होती है। ये है लक्ष्मी, नंदीपुर में रहने वाली एक सेठानी। लक्ष्मी के पास बड़ा घर, बड़े बड़े खेत खलिहान और बहुत सारा पैसा भी था, लेकिन लक्ष्मी के घर में कोई भी नौकर नहीं था। बहू, अरे ओ बहू, अब तक घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाई? अभी लगा देती हूँ सासू माँ। 10 साल हो गए तुझे इस घर में आए हुए, अब तक तू इस घर के तौर तरीके नहीं सीख पाई। पता नहीं कौन से मुहूर्त में तुझे ब्याह के लाई थी। लक्ष्मी हमेशा अपनी बहू शारदा को कोसा करती थी, लेकिन शारदा चुपचाप सब सुन लिया करती थी। लक्ष्मी को साफ सफाई बड़ी पसंद थी, इसलिए बहू, 3 दिन हो गए वो पर्दे धुले नहीं हैं, जरा आज उन्हें भी धो दो। ठीक है सासू माँ। बेचारी शारदा कुछ न कुछ धोती ही रहती थी। धुलाई खत्म होने के बाद बहू, आज खाने में पनीर की सब्जी और लच्छेदार पराठा बना दो। ठीक है सासू माँ। साफ सफाई के बाद शारदा का पूरा समय चूल्हे चौके में बीत जाता था। बेचारी शारदा, उसे खुद के लिए समय ही नहीं था। शारदा का एक भाई था मदन, जो कभी कभार अपनी बहन को मिलने आता था। बहू, तेरा भाई आया है। शारदा अपने भाई को देखकर बहुत खुश रहती थी। शारदा के पति रवि अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, वो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाता था। राखी का त्योहार नजदीक था। शारदा बहुत खुश थी क्योंकि उसका भाई हर साल की तरह उससे मिलने जरूर आएगा। शारदा ने एक राखी खरीद ली। राखी का दिन आया और शारदा इंतजार करने लगी। क्या हुआ, आज तेरा भाई नहीं आया? आ जाएगा, शायद रास्ते में हो। सुबह से शाम हो गई। शारदा अपने भाई मदन का इंतजार कर रही थी। फिर अचानक मदन दिखा। क्या है ये? कितनी देर से, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माफ कर दो, तुम्हारे लिए तोहफा ढूंढने में समय लग गया। शारदा ने अपने भाई के हाथों में राखी बांधी। 1 मिनट। मदन घर के बाहर गया और 2 आदमी एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर अंदर आए। ये रहा तेरा तोहफा। शारदा ने तोहफा खोला तो उसके अंदर एक वॉशिंग मशीन थी। अरे वाह,
वॉशिंग मशीन? हाँ, मेरी दीदी के लिए। वॉशिंग मशीन देखकर शारदा बहुत खुश थी। उसने अपने भाई को अच्छे से खिलाया पिलाया। अगले दिन से शारदा ने वॉशिंग मशीन में काम करना शुरू किया। उसने मशीन में कपड़े डाले। ये बड़ा अच्छा किया मदन ने, इससे कम से कम मेरा काम तो कम हो जाएगा। शारदा ने मशीन का बटन दबाया। काश इसी तरह ऐसा कुछ हो जिससे रसोई का काम भी कम हो जाए। तभी शारदा को रसोई से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो रसोई की तरफ गई। अरे बाप रे, ये क्या है? सभी बर्तन अपने आप ही हिल रहे थे। रोटियां अपने आप बेली जा रही थी, सिकी जा रही थी। सब्जियां अपने आप कट रही थी। देखते ही देखते बहुत सारा स्वादिष्ट खाना तैयार हो गया। ये तो जादू है। शारदा वापस वॉशिंग मशीन के पास गई और उसने देखा कि सारे कपड़े धुलकर लग चुके थे। जमीन भी साफ थी। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब मैं कर रही हूँ। तुम कैसे? मैं एक जादुई वॉशिंग मशीन हूँ जिसे तुम्हारे भाई ने एक जादूगर से बनवाया है तुम्हारी मदद के लिए। आज से तुम्हारा सारा काम मैं करूँगी और तुम आराम करोगी। शारदा खुश हो गई। लक्ष्मी घर पहुंची। आज सारा घर साफ है, खाना भी बन गया है। आखिर माजरा क्या है? जादुई वॉशिंग मशीन ने शारदा का जीवन आसान बना दिया और लक्ष्मी असमंजस में फंस गई।